हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके एक हॉटशॉट करंट अफेयर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की बात की गई है, ठीक है जी। तो उसकी स्थापना की बात की गई। तो आज के जो हमारे 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कोऑपरेटिव से ही रिलेटेड रहेंगे। सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो ये सरकार का यहाँ पर मोटो रहा है आपकी इस मिनिस्ट्री की स्थापना करते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आपकी किस तरीके की नॉलेज है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। तो तीनों ही आपके हिस्ट्री, पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमी, तीनों के ही कॉम्बिनेशन रहेंगे इस क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जहां पर बात हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। तो यहां पर आपके पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है। ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। तो इस एक्ट के आधार पर जो आपकी क्रिएशन की गई थी ऑफ द सेंट्रल एंड नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। अब नॉन क्रेडिट सोसाइटीज किस तरीके की रहेंगी, जो किस तरीके का आपका लोन प्रोवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि आपकी एग्रो प्रोसेसिंग सोसाइटीज हो सकती हैं, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज हो सकती हैं। सेकंड में बात कर रहे हैं कि इसके चलते ये कहा गया था, इस एक्ट के चलते, कि एटलीस्ट 10 मेंबर्स की तो जरूरत रहेगी ही अगर आपकी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वहां पर रजिस्ट्रेशन करनी हो, ठीक है जी। सिंपल सी बात पूछी गई है। तो आई होप आपने पढ़ा हो इसके बारे में। आज का जो हमारा 2 मिनट का जो लेक्चर था वो भी आपका कोऑपरेटिव्स के ऊपर ही था, तो उसको जाके जरूर अच्छे से देखिए, अपने नोट्स वहां पर कंपाइल कीजिए। बट इस क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाइप फैक्चुअल नेचर का आपका एक क्वेश्चन था, डायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछे गए थे। डिफिकल्टी मीडियम टू हार्ड लाई कर सकते हैं अगर आपने किस तरीके से इस एक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली जो 1912 का एक्ट था, तो इससे पहले आपका 1904 में भी एक एक्ट आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बट उसमें कुछ आपके लूप होल्स थे, उसे और फाइन करने की जरूरत थी, तो उसी के चलते आपका 1912 का एक्ट लगाया गया था, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात क्या अगर रखी गई थी इसमें कि जो आपकी लार्ज सोसाइटीज है उनको जो ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर सुपरविजन के लिए क्रेडिट के, तो वहां पर इस एक्ट को वहां लगाया गया था, ठीक है जी, 1912 के एक्ट को। और इसी के चलते जो आपकी सेंट्रल और नॉन क्रेडिट सोसाइटीज थी उनकी भी क्रिएशन की गई। तो इसमें आपके 29 सेक्शंस थे टोटल। उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वैसे तो आपकी पूरी डिटेल जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं, ठीक है जी, उसमें डिटेल में ये प्रोवाइड किया गया है आपका। बट 1-2 पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि जो आपके रजिस्ट्रार रहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, इस एक्ट में लिखा गया था कि वो आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और जो उनका अपना स्टाफ या ऑफिसर्स रहेंगे वो उन्हें खुद अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो उन्हें असिस्ट कर सकें। एक और चीज कही गई थी इसमें खास बात कि आपकी जो अनलिमिटेड सोसाइटी रहेगी उसमें जो एक मेंबर रहेगा उनका एक ही वोट रहेगा। हालांकि जो आपकी लिमिटेड सोसाइटी रहेगी उसमें एक मेंबर के जो वोटिंग राइट्स रहेंगे या उनके पास कितने वोट्स रहेंगे वो बेसिकली जो सोसाइटी के बायलॉज होंगे उसी के आधार पर कहा जाएगा। तो और भी काफी पॉइंट्स हैं जो कि आप रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। हॉटशॉट टॉपिक है, उम्मीद रखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी करंट अफेयर में न्यूज आ रही है उसको कैसे लिंक करना है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमने ड्रोन्स वाले इंसिडेंट में भी हमने बात की थी जब आपका 2 मिनट सीरीज में भी लेक्चर डिस्कस किया गया था, फिर आपके क्वेश्चंस भी हमने उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके पॉलिटी से रिलेटेड भी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखनी जरूरी हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं एज द रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट और रिफॉर्म्स, कि कौन से ऐसे एक्ट और रिफॉर्म्स थे जिनकी इंप्लीमेंटेशन की गई जिसके चलते कोऑपरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया टू द प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। पहले में बात करें मॉन्टेग्यू क्लेम्सवर्थ रिफॉर्म्स, सेकंड में आपके लैंसडाउन रिफॉर्म्स के बारे में कह रहे हैं, थर्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 या फिर आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 के बारे में। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में बिल्कुल करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, मॉन्टेग्यू क्लेम्सवर्थ रिफॉर्म्स, जो कि 1919 में आए थे, ठीक है जी। तो इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते ये सजेस्ट किया गया था, या बेसिकली हम कह सकते हैं ये डिसाइड किया गया था कि जो आपके कोऑपरेशंस हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसी से रिलेटेड जो आपकी बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सबसे पहले थे कि उन्होंने अपने इस तरीके का एक्ट पास किया कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, जो कि आपका बॉम्बे प्रोविंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था 1925 में। तो इसमें आपके काफ़ी प्रोविजंस रखे गए थे, रजिस्ट्रेशन के, मेंबरशिप के, फंड्स के, मैनेजमेंट, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था इस पर्टिकुलर
एक्ट में, ठीक है जी। और हर एक प्रोविंसेस और स्टेट्स के ऊपर रखी गई थी कि वो अपने हिसाब से इसे एनैक्ट कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद 1931 में फिर जो आपकी गवर्नमेंट थी यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, उन्होंने भी अपना एक्ट पास किया। फिर आपकी बाकी की भी आप इस तरीके की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जैसे कि मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, जिन्होंने बॉम्बे एक्ट को वहां पर फॉलो किया और अपना खुद का एक्ट वहां पर स्थापित कर दिया, ठीक है जी। अब यहां पर एक खास बात पता होनी जरूरी है कि अगर आपके इस तरीके की कोई भी प्रोविंशियल या की, जिसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, कि उन्होंने अपना इस तरीके का कोई भी एक्ट फॉलो नहीं किया है या उसे पास नहीं किया, स्थापित नहीं किया है, या फिर बॉम्बे एक्ट को वहां पर अडॉप्ट नहीं किया है, तो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस स्टेट में काम कर रही होंगी वो इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 को वहां पर फॉलो करेंगी, ठीक है जी। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है और उसके बाद भी आपका 1912 का एक्ट काफी समय तक फॉलो किया गया था। तो क्वेश्चन था आपका कि स्टेट गवर्नमेंट को ये कब सौंपा गया था, किसके चलते सौंपा गया था? जो आपके जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे 1919 के, उनके चलते ये सौंपा गया था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रॉपर आपका पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि जो टर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो टर्म है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, तो उसी से रिलेटेड आप बताइए कि इनमें से जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन कौन सी आपकी इनकरेक्ट हैं, ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो आपका एक तरीके का फंडामेंटल राइट है ऑफ एन इंडियन सिटीजन एज पर आर्टिकल 19, और ये जो प्रोविजन है ये ओरिजिनली मेंशन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड में कह रहे हैं जो आर्टिकल 43B है वो प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और थर्ड में बात कर रहे हैं कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है जी। कि आपकी उसमें यूनियन लिस्ट एक होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और फिर तीसरी आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उनमें से किसी से भी रिलेटेड, उस सब्जेक्ट के किसी से भी रिलेटेड लॉ निकाल सकते हैं, जो कि आपके सारे ये 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां इसका जिक्र हुआ है। बताइए इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। अब इस तरीके की टर्म्स का ध्यान रखना है, आता हुआ क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाता है, तो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से देखिए। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आपकी नॉलेज यहां पर टेस्ट की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट और जो थर्ड है ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट सेकंड में बात हो रही है आर्टिकल 43B की, तो ये आपका डीपीएसपी के अंडर आता है, ठीक है जी। उसमें कहा गया है कि जो आपका स्टेट रहेगा उसका वहां पर एक हक बनता है, उसका वहां पर एक हम कह सकते हैं फर्ज बनता है बेसिकली, कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेंगे। पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है करेक्टली बताया गया है आर्टिकल 19 में हमारे लिखा गया है कि ये एक आपका फंडामेंटल राइट है, कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये एक फंडामेंटल राइट है हर एक भारत के नागरिक का। बट ये आपके ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, ये हमारी जो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उसके आधार पर ये चीज ऐड की गई थी, ठीक है जी। साथ के साथ आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो स्टेटस है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये भी इन्हें दिया गया था इन लाइन ऑफ द रूरल एंड अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम डीपीएसपी वाली बात है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपकी थी सेकंड, कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है जी। अब जो 7 शेड्यूल के बारे में बात हो रही है कि वहां पर जो आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो बेसिकली ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। इसी के चलते काफ़ी ऐसी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि ये अभी रूलिंग पार्टी ने जो मूव किया है कि कोऑपरेशन मिनिस्ट्री आपकी स्थापित कर दी है। हालांकि आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है बट स्टिल इस पर सेंट्रल लेवल पर अब एक मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, तो इस पर काफ़ी लोग उस चीज को, इस पूरे मूव को ये कहते हुए कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, बेसिकली आपका ये सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप इस पर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जब देखते हैं किस तरीके से आगे इसे कैरी आउट किया जाता है, किस तरीके से मिनिस्ट्री बनाई जाती है, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सोचते इसके बारे में। बहुत सिंपल चीजें आपसे पूछी गई थी, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, तो इस समय तक तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और कौन कौन से लिस्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात आती है अब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कहा जा रहा है कि इन्हें कंसिडर कीजिए विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि जो आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रेगुलेट और सुपरवाइज किए जाते हैं आरबीआई द्वारा ही। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके कस्टमर्स रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक के वो उसके ओनर्स भी होते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को और करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड ही करेक्ट है कि जितने भी आपके कस्टमर्स रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक के वो वहां पर ओनर्स भी रहते हैं, मतलब उनके पास वहां पर शेयर्स भी रहते हैं उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक के। पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो बेसिकली आपको ये पता होना जरूरी है कि जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो रेगुलेट और सुपरवाइज किए जाते हैं। यहां पर दो पार्टीज हैं, एक आपकी स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अगर आपका जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहेगा उनके लिए। फिर आती हैं आपकी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो यहां पर आपकी डुअल रेगुलेशन है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि ये आपकी जो स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं ये तो रहेंगी ही, जिसके रजिस्ट्रार्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही जो कि उसे रेगुलेट और सुपरवाइज करेंगे, बट साथ के साथ यहां पर आरबीआई का भी रोल रहेगा। अब किस तरीके से यहां पर बात करें तो जो आपकी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं आपको पता ही है फाइनेंशियल एंटिटीज हैं जो कि एस्टैब्लिश की गई थी ऑन कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। इसका मतलब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपकी सेकंड स्टेटमेंट में कि जो आपके कस्टमर्स रहेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के वो उसके ओनर्स भी रहेंगे। और इस तरीके के जितने भी आपके बैंक्स हैं काफी वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रजिस्टर होते हैं आपके स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। बट जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब आपको ये भी पता है कि जितनी भी आपकी इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उन्हें देखता है। तो वो जो इनका रेगुलेटरी एम्बिट है आरबीआई का, जिसमें इनके दो लॉज हैं बेसिकली, एक है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और दूसरा है इनका बैंकिंग लॉज जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही है, एक्ट ऑफ 1955। तो बेसिकली इन दोनों के आधार पर भी इनकी रेगुलेशन की जा सकती है। ठीक है जी, तो इन्हें फिर 1966 में आरबीआई के अंडर भी लाया गया कि जो रजिस्ट्रार्स हैं वो तो देखेंगे ही साथ साथ में स्टेट और सेंट्रल से रिलेटेड जो रहेंगे, बट साथ साथ आरबीआई का भी इसमें रेगुलेशन का काम रहेगा। मतलब ये आपकी डुअल रेगुलेशन वाली सोसाइटीज हैं, डुअल रेगुलेशन वाली एंटिटीज हैं बेसिकली। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपके कोऑपरेटिव्स इन इंडिया का, आप इसे यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में किस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन, बात हो रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे डिफाइन किया जाता है कि कंपनी की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट, बोथ इकोलॉजिकल एंड सोशल, जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। आपको पता है काफी ऐसी कंपनीज हैं जो एक अपना पर्टिकुलर हम कह सकते हैं बजट सेट करते हैं वहां पर सीएसआर के लिए, कि वो इस तरीके की जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज रहेंगी उन्हें वहां पर केटर करेंगे। ठीक है जी, उस पर वो बजट वहां पर एलोकेट किया जाएगा। तो यहां ये पूछ रहे हैं कि जो कंडीशंस है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो किस पर एप्लीकेबल रहेगी। 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं जो कि आपकी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। सेकंड में कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। थर्ड में कह रहे हैं ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है आपके अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। और लास्ट में कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने सीएसआर के बारे में पढ़ा हो बहुत इजीली आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपकी कंपनीज रहेंगी जो कि रजिस्टर्ड रहेंगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उन पर आपकी सीएसआर की कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी। अब क्या है वो कंडीशंस कि बेसिकली अगर कोई भी कंपनी रहेगी जो कि कंपनीज एक्ट के आधार पर रजिस्टर्ड होगी तो उसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं जिन पर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। क्या है वो कंडीशंस कि नेटवर्थ रहनी चाहिए आपकी 500 करोड़ की या उससे ज्यादा, टर्नओवर रहना चाहिए आपका 1000 करोड़ का या उससे ज्यादा, और जो नेट प्रॉफिट है ऑफ ₹5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये 3 कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी फॉरेन कंपनी रहेगी जिनकी कोई ब्रांच ऑफिस या फिर उनका कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिस जो कि इंडिया में काम कर रहा होगा, और जो ऊपर दिए हुए जो क्राइटेरिया हैं इन पर वो एप्लीकेबल रहेगा, अगर उसे पूरा तरीके से हम कह सकते हैं क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वहां पर आपका सीएसआर एप्लीकेबल रहेगा।
ठीक है जी। अब इसमें खास बात क्या है कि अगर कोई भी कंपनी रहती है जो कि इस तरीके के जो ये क्राइटेरिया आपको मेंशन किया गया है इसे पूरा नहीं कर पाती फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, तो वहां पर उन्हें सीएसआर के जो प्रोविजंस हैं उन्हें जरूरत नहीं है कि वो उन्हें कंप्लाई करें जब तक वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंडर लाई नहीं करते हैं। तो इसमें आपकी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, पॉइंट बीइंग कि क्यों हमने टॉपिक डिस्कस किया, क्यों हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेंगी तो वो आपके सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक से आपके 5 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए इस तरीके के टॉपिक्स लाना, उनसे रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है जी। तो जाते जाते एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारा बैच 4 लॉन्च कर दिया गया है, एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। प्रीलिम्स कम्स मेंस मैच है आपका जीएस के लिए, आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं सीपी क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी का हमारा बैच ऑप्शनल का, पीएसआईआर का ऑप्शनल का बैच है और एसए का भी हमारा बैच है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है जी। तो इनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बैचेस आपके 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 31 जो जुलाई है ये इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद कोई भी एडमिशन एनरोल नहीं की जाएगी। ठीक है जी। सो इसी तरीके से रेगुलरली अपनी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डिटेल्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उन्हें वहां जाके चेक कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपका प्रीलिम्स नज़दीक आता जाएगा, जितनी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पाएंगे और उतना ही बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड नाइट।